एक ये बीड़ा उठाया कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करें कि जो सब तक पहुंचे और जो लोग सुने भी, प्यार भी पाए। तो एक चीज तो हम तय कर लें कि आज ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल अनौपचारिक है, ना मैं मंच पे हूँ ना आप किसी हॉल में है। आज हम लोग बिल्कुल इसी तरह है जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उसी तरह से बात करेंगे और ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद 2 महीने बाद ढंग के कपड़े पहनवाने के लिए। वरना हालत ऐसी हो गई थी कि पजामे बरमूडे, मतलब कपड़े जो है एक दूसरे को कह रहे थे कि यार ये आदमी किधर है भैया, ना कोई पैंट बाहर निकल रहे, ना शर्ट बाहर निकल रहे, वार्डरोब से कोई कपड़े बाहर नहीं आ रहे थे। आपके बहाने ये कपड़े तो बाहर आए, शक्ल तो कुछ थोड़ी बहुत ठीक ठाक करके सामने बैठने की नौबत आई। देखिए सूरत की वजह से सूरत ठीक हुई है मेरी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। और देखिए हम लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं। देखिए आज मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको हंसाऊंगा, बीच बीच में बात चले तो हंसा भी दूंगा, ये तो मैं, आप जानते हैं मेरा तरीका, लेकिन आज कुछ सोचने की बात जरूर करेंगे प्रदीप साहब, क्योंकि समय ऐसा है, काल ऐसा है, विपदा ऐसी है, विपत्ति ऐसी है, क्षण ऐसा है, मुश्किल ऐसी है, परेशानी ऐसी है, और हम सब के बीच में एक ऐसी स्थिति है जब सोचना बहुत जरूरी है। अब ये बात अलग है कि लोग घर में बैठ के जब सब कुछ मिल रही है तो भी परेशान हो रहे हैं। देखिए परेशान तो आदमी कहीं भी हो सकता है। हम हिंदुस्तानी आदमियों की आदत क्या होती है, जब हम अमरूद खरीदते हैं लगता है मीठो दीजिए हो, और घर जाके उस पर नमक मिर्ची लगा के खाते हैं। तो ये हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग तो कमाल के लोग हैं। अब देखिए ये लॉकडाउन हो गया, लोग बंद हो गए, बाहर निकलने को बेताब है, निकलना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो इतने दुखी हो गए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे वहां पे जोधपुर से फोन आया कि यार हमारे लोग भी गजब करे, मारवाड़ी सुन रहे हैं ना लोग हमारी, 100% ज्यादा मजा आएगा। तो कि यार मारी लुगाई गजब करे, काले श्याम राई मार के खाना खा लो, आलू मटर है न चावल है न रोटी है। तो पति बोला तो मन का ही बता रही है, मैं तो बनाया है। तो ये स्थिति होने लगी है कि काम जो है वो सारे इस तरह से हो रहे हैं, और इस तरह से काम के बीच में भी जिंदगी जो है चल रही है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जहां से आज की बात शुरू करना चाहता हूँ, वो बात सोच के आज मुझे ये, मैंने चश्मा भी इसलिए लगाया कि मुझे देखना पड़ेगा। इन दिनों मैंने जो बहुत कुछ लिखा है वो पहली बार, आप यकीन मानिए सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ मैं किसी कार्यक्रम में लाइव आ रहा हूँ, और वो प्रदीप साहब आप लोगों की वजह से, जीतो सूरज और गणपत साहब की वजह से। मैं कभी, क्योंकि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ये जब सामने जब प्रतिक्रिया नहीं हो, लोगों को मैं देख नहीं पाऊँ, लोग मुझे नहीं देख पाए, पता नहीं चले कि क्या हो रहा है, तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ठीक ऐसा ही है, सोशल मीडिया पे इस लैपटॉप के सामने बैठ के बोलना ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में बैठ के कुछ। हेलो, ये जाम हो गया लगता है। दर्शकों बिल्कुल एकदम ये कार्यक्रम लाइव चालू है, आप बने रहिएगा। और आ गया। जी 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 तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, अब आ रही है। बिल्कुल। कहाँ तक, पहले कहाँ नहीं आई थी मुझे नहीं मालूम। तो समझिए कि 1 मिनट का नहीं आया, बाकी सब ठीक है, आप कंटिन्यू करो, आराम से कंटिन्यू। तो मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे मेरे परेशान मित्र मुझे फोन कर रहे हैं कि बेहद परेशान हो गए, उन्हें बड़ी दिक्कत है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। मैं पहली 4 पंक्तियां उन तमाम लोगों के नाम करता हूँ जो घरों में बैठे हैं, आप भी, मैं भी, हम सब लोग भी, और परेशान हो रहे हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है, मैं बातचीत वहां से शुरू करना चाहता हूँ। मैं उनको ये कहूंगा कि मैंने मेरे मित्रों कहा कि आपका गुस्सा वाजिब है। देखिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत नमोकार महामंत्र के पाठ से शुरू की, मैंने माँ सरस्वती की वंदना से, कि ईश्वर की आराधना सबसे जरूरी है, उसी पर विश्वास है हमारा, उसी पे आशा है। लेकिन हम सब लोग जो घरों में बैठे हैं और परेशान है, तब मैं कहता हूँ कि आपका गुस्सा वाजिब है, जो भी घरों में है आपका गुस्सा वाजिब है। पर ये तो सोचो कि आप इस वक्त अपने घर में हैं, आपका गुस्सा वाजिब है कि आप परेशान है, लेकिन ये तो सोचो कि आप इस वक्त अपने घर में हैं, उनका क्या जिनके पास छती नहीं। आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये तो सोचो कि आप अपने घर में हैं, उनका क्या जिनके पास छत ही नहीं। अरे आपके पास परिवार तो है, उनका क्या जिनके पास रिश्तों की दौलत ही नहीं। आपके पास परिवार है, परिवार तो है, उनका क्या जिसको जिनके पास रिश्तों की दौलत नहीं। आपके पास भड़ास निकालने को मेरे जैसे दोस्त तो हैं, उनका क्या जिनके पास कोई आता जाता नहीं। आपके पास भड़ास निकालने को मेरे जैसे दोस्त तो हैं, उनका क्या जिनके पास कोई आता जाता नहीं। अरे
आपसे तो हम फोन पे भी गुफ्तगू कर लेंगे, उनका क्या जिनसे कोई बतियाता नहीं, उनसे क्या जिनसे कोई बतियाता नहीं। अरे वो मजदूर जो छाले भरे पांवों से गांव की ओर चल पड़ा, क्या उसकी मुसीबत, क्या हमारी मुसीबत उसके दर्द से बड़ी है? वो मजदूर जो छाले भरे पांवों से गांव की ओर चल पड़ा, क्या हमारी मुसीबत उसके दर्द से बड़ी है? अरे उन पुलिस वालों, चिकित्सकों, सफाई कर्मचारियों के परिवार नहीं है क्या जिनकी बदौलत आज ये दुनिया खड़ी है? क्या इन पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और चिकित्सकों के परिवार नहीं है क्या जिनकी बदौलत ये दुनिया खड़ी है? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम अपने परिवारों के साथ हैं। उनका क्या जो दुनिया में अनाथ है। हमारा दर्द तो दर्द ही नहीं है मेरे दोस्त, परीक्षा और संयम की एक घड़ी है जो पलक झपकते ही बीत जाएगी। ये भारत की जनता है मित्र, हर मुसीबत से जीत जाएगी, हर मुसीबत से जीत जाएगी। तो ये जो जज्बा जो है वो हमें बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हमें कि निकल पड़ते हैं, हम घरों से निकलने को बेताब। आप एक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ जो, अब देखिए ये भी आप कहेंगे इसमें मुस्कुराहट है, लेकिन आज मैं संदेश देने वाली भी कुछ बात करना चाहता हूँ। जितने लोग जैसे आपके जैसे मेरे मित्र हैं जो इतना काम कर रहे हैं समाज के लिए, कहीं खाना जो है वंचितों को पहुंचा रहे हैं, कहीं कपड़े पहुंचा रहे हैं, कहीं और कुछ साधन पहुंचा रहे हैं, और यही इस वक्त जरूरी है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोरोना काल की विपदा को जितना याद किया जाएगा, उतनी इस सेवा को भी याद किया जाएगा जो आप लोग कर रहे हैं और जो सारे लोग कर रहे हैं, वो बेहद जरूरी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बुढ़िया थी जो एक मंदिर के पास बैठती थी, उसके पास कुछ नहीं होता था, एक झोला होता था सिर्फ, और एक लड़का वहां आके देखता था, उसके झोले में बहुत बड़ा कीमती हीरा था इस बुढ़िया के पास। बुढ़िया एकदम पुरानी, मतलब जो बुजुर्ग थी और गरीब थी, उनके पास और कुछ नहीं था। लड़का रोज आता और वो बुढ़िया ने कहा, तुम रोज आते हो, मेरे पास क्या चाहिए? कि आपके उसमें जो झोले के अंदर ये जो है ना, ये जो बड़ा सा पत्थर, ये मुझे दे दीजिए। बुढ़िया ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने एक सेकंड भी नहीं, एक क्षण को नहीं सोचा, और वो दे दिया उसे। वो हीरा जो था दे दिया, जो पता नहीं करोड़ों अरबों कितने रुपए का था। चला गया। वो लड़का दूसरे दिन आया और बोले, मुझे आपसे एक और चीज चाहिए। तो बुजुर्ग महिला कहने लगी, तुम मेरे पास क्या लेने आए? मेरे पास एक वो चीज थी, वो तुमको दे दी मैंने, तुम्हें और क्या चाहिए? मेरे पास कुछ और है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज थी, वो दे दी। तो उस लड़के ने कहा कि आपने बिना सोचे समझे अपने जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की चीज, जिंदगी भर की दौलत एक झटके में मुझे दे दी। मुझे वो भाव चाहिए जिस भाव से आदमी इस तरह से देता है। वाह क्या बात। जो भाव है ना, इस भाव से देने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और वो देने वाला चाहिए। और हम लोग जो मिलके समाज के लिए कर रहे हैं, और यकीन मानिए ये जो हम दे रहे हैं वो अपने पे एहसान नहीं कर रहे, अब उन पे किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम पे एहसान कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया। तब मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं जो आप तमाम लोग कर रहे हैं, आप जो सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, प्रदीप जी, आप जैसे मित्र बॉम्बे में, जीटो में मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप वहां पे काम कर रहे हैं। तब मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको, और ये इस भाव से अगर हम देखें चीजों को तो हमारी चीजें देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। जो हम लोग आज सेवा करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए कहता हूं कि पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। पूछिए पिंजरे में बंद पंछी से कि मोल परवाज का क्या है। पूछिए उड़ान, पूछिए पिंजरे में बंद पंछी से कि मोल परवाज का क्या है। जिनके होठ सिले हों वो बताएंगे कि महत्व आवाज का क्या है। बहुत बढ़िया। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। पानी का मोल क्या है, प्यास से पूछिए। हवा की कीमत क्या है, श्वास से पूछिए। पूछिए पिंजरे में बंद पंछी से कि मोल परवाज का क्या है। जिनके होठ सिले हो वो बताएंगे कि महत्व आवाज का क्या है। कमी छाया की मरुथल को सताती है और भूख ही रोटी की कीमत बताती है। कमी छाया की मरुथल को सताती है और भूख ही रोटी की कीमत बताती है। अतः उपकृत वो नहीं है जो ले रहा है, अतः उपकृत वो नहीं है जो ले रहा है, भाग्यशाली तो वो है जो दे रहा है। उपकृत वो नहीं है जो ले रहा है, भाग्यशाली तो वो है जो दे रहा है। आभार ईश्वर का कि सेवा के प्रकल्प में नाम तो आ सका और इस संकट में मैं कुछ काम तो आ सका, और ये हम कर रहे हैं ईश्वर को प्रणाम के लिए, न प्रचार के लिए न किसी नाम के लिए, न प्रचार के लिए न प्रचार के लिए न किसी नाम के लिए। लॉकडाउन की सबसे बेहतरीन कविता, लॉकडाउन अवधि में अभी 2 महीने में जो ये मजदूरों का और उनका जो दर्द है इन पंक्तियों में समाया हुआ, वाकई में लाजवाब।
गणपत जी अब यही दौर चल गया। प्रदीप जी अगर हो तो मैं इसी दौर पे इसी मूड पे आगे बढ़ूं थोड़ा सा। निश्चित रूप से मैं बीच में जस्ट 1 मिनट ये कहना चाहूंगा शैलेश साहब। जी जी। लोगों ने आज तक आपको एक कवि, स्पेशली हास्य कवि, हास्य कलाकार, हर समय लाइट मस्ती के मूड में रहने वाला कलाकार को देखा, लेकिन मैं प्रदीप सिंह जी पर्सनली, चूंकि आपका दोस्त हूं तो क्लोजली जानता हूं जी, बिल्कुल जानता कि भगवान ने जो सेंटिमेंट्स आपको दिए ना, अच्छे मैंने न जाने कितने कलाकारों को देखा, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी हूं, लेकिन आपका जैसा सोने का हृदय और ऐसी भावनाएं, इतनी करुणा मैंने शायद लोगों में नहीं देखी, वो जो मैंने आप में देखी है। मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगा, तहे दिल से चाहूंगा कि आज जो आपके दिल में जिस तरह की चीजें हैं, जो मतलब अच्छी चीजें, तो फिर आज प्रदीप जी आप वो हंसने हंसाने वाले शैलेश को भूल जाइए। आज सिर्फ ये सुनिए जो मैं दिल से, जो इन दिनों में मेरे आया हूँ, मैं तमाम चीजें सुना रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि आप लोगों को सबसे पहले सुना रहा हूँ मैं। तब एक चित्र मैंने पिछले दिनों देखा, इतना छोटा सा बच्चा साहब, इतना छोटा सा बच्चा जो उसके पास किसी सवाल का मतलब, और वो पिताजी उसके दोनों सड़क पे चले जा रहे हैं, अंतहीन रास्ता, पता ही नहीं है, निकल पड़े। तब एक बहुत छोटी सी साइकोलॉजी जो होती है, मनोविज्ञान जो बच्चों का होता है, उसको देख के एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी। उस चित्र को देख के, इतना छोटा बच्चा जिसकी उंगलियां भी पूरी तरह से पिता के हाथ में नहीं आती हो, उसको लेके जा रहे हो, तब लिखा मैंने कि पापा धरती से चांद कितना दूर है, पापा ने तुरंत बताया। पापा धरती से चांद कितना दूर है, पापा ने तुरंत बताया। पापा गुणा कैसे होता है, पापा ने तुरंत सिखाया। पापा धरती से चांद कितना दूर है, पापा ने तुरंत बताया। पापा गुणा कैसे होता है, पापा ने तुरंत सिखाया। पापा कपड़े चाहिए, पापा ने सिलवाए। पापा बेड टूट गया है, पापा लेकर आए। पापा धरती से चांद, एक बच्चा जो उंगली पकड़ के जा रहा है, मुझे जब भी मैंने दृश्य देखा कि उसके जो उनके आंखों में अब थकन भी समाप्त हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है, एकदम भावहीन आंखें जब हो गई हो सड़क पे चलते हुए, तब मुझे लगा कि क्या है ये, कि पापा धरती से चांद कितना दूर है, पापा ने तुरंत बताया। पापा गुणा कैसे होता है, पापा ने तुरंत सिखाया। पापा कपड़े चाहिए, पापा ने सिलवाया। पापा बेड टूट गया है, पापा लेकर आए। पापा पहाड़ याद नहीं है, पापा ने उसी वक्त रटवाए। जब भी जो चाहिए था ला कर दिया, पापा ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। इतनी सारी बातें हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आज हम पूछ रहे हैं पापा घर कब पहुंचेंगे। आज पहली बार पापा के पास कोई जवाब नहीं। क्या बात, बहुत। ये जब स्थितियां आती हैं तब सचमुच मन कारुणिक हो जाता है, जो दृश्य देखने को मिलते हैं। देखिए, जो बीमारी की भयावहता है वो तो अपने स्थान पे है ही, ये तो ईश्वर प्रदत्त है, जो इंसान के हाथ में है ही नहीं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, हम वो तो करें, वो बेहद आवश्यक है। किसी एक कवि की पंक्ति मुझे याद आती है, उन्होंने बहुत अच्छा ये कहा है कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए। आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को न अमृत बूंद अधरों पर लगाए। है जरूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को, फिर विश्व का विश्व सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना। क्या बात, ये बेहद आवश्यक है कि हम समाज के लिए करें, अपने लिए करें। देखिए, हम देश के लिए करें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, आप और मैं जो घर में बैठे हैं ना, ये भी देश के लिए बहुत जरूरी है। सूरत से ये चित्र मेरे पास आया था पिछले दिनों। मैं 2 प्रमुख अखबारों के लिए कविताएं लिख रहा था रोज। तो राजस्थान पत्रिका जो जिससे आप जुड़े हुए हैं गणपत साहब, उनके लिए भी लिखा, और दैनिक भास्कर के लिए लिखा, राजस्थान पत्रिका के लिए लिखा। तो राजस्थान पत्रिका से एक बहुत खूबसूरत चित्र सूरत से आया मेरे पास। मैं कोशिश करता हूं कि वो चित्र अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं दिखाऊं। और फिर उस चित्र पे मैंने एक चीज लिखी जो बेहद जरूरी था। मैंने जो लिखा उस पे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाई दे। बिल्कुल, आज बदले हुए शैलेश जी को देख रहे हैं, बदले हुए शैलेश जी को। मैं सोचता हूँ कि ये बदलाव जो है आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए, बस यही मैं चाहता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस चित्र को ढूंढने की, कि वो चित्र आप मिल जाए मुझे। जो सूरत के जो फोटोग्राफर हैं, उन्होंने ये जो चित्र है, राजस्थान पत्रिका के मुकेश त्रिवेदी जी, मैं नाम उनका भूल गया हूँ, अगर आपको नाम जी। तो ये जो चित्र है वो उन्हीं ने भेजा था और पत्रिका से मेरे पास आया। तो फिर मैंने इस चित्र पे ये लिखी कविता। तो मुझे लगा ये चित्र मुझे मिल गया है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो ये सूरत से आया था। ये 2 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सूरत से आए ये 2 पंछी हैं जो ऐसी जगहों पे अपने घोंसले, जहाँ इन्होंने ये जो भी ब्रिज है उसके अंदर अपने यहाँ घोंसले बना लिए इन जो है, और इसमें जाके बैठ गए। ये भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तब
मुझे लगा मुझे कुछ लिखना पड़ा। तब मैंने इन पंछियों की ओर से एक संदेश लिखा जो आप लोगों को तक कविता के रूप में पहुंचाना चाहता हूँ जी। और बेहद सामान्य अंदाज में, देखें शायद आपको पसंद आए। बहुत ये लिखा कि मानते हैं हम सब चाहते हैं स्वच्छंद होना, ये पंछी बोल रहे हैं, मानते हैं हम सब चाहते हैं स्वच्छंद होना, कौन चाहता है बंद होना। मानते हैं हम, ये पंछियों की तरफ से संदेश है। ये जो लोग सड़कों पे अभी भी निकल पड़ते हैं और जिनको घर में डालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, तब मैं कहता हूं कि मानते हैं हम सब चाहते हैं स्वच्छंद होना, कौन चाहता है घरों में बंद होना। जीवन में सबको प्रगति चाहिए, हर कदम को गति चाहिए, जहां जो है जमना नहीं चाहता, इंसान कभी थमना नहीं चाहता। जानते हैं, मानते हैं हम चाहते हैं सभी स्वच्छंद होना, कौन चाहता है घरों में बंद होना। जीवन में सबको प्रगति चाहिए, हर कदम को गति चाहिए, जहां जो है जमना नहीं चाहता, इंसान कभी थमना नहीं चाहता। दिल न धड़के कौन चाहता है, दिल न धड़के कौन चाहता है, खामोश सड़कें कौन चाहता है, कोई रोक नहीं है ये मुनादी चाहिए। हम जानते हैं सबको आजादी चाहिए, पर जब विपदा हो ना तब घड़ी की सुइयां भी झुकती है, जब बहाव प्रलय बन जाए तब नदियां भी रुकती है। अरे आप तो इंसान हैं, आप कहां इस सत्य से अनजान है। आज हम पंछी आपके हाथ जोड़ते हैं, क्यों आप लोग नियम तोड़ते हैं। आज हम पंछी हाथ जोड़ते हैं, क्यों आप लोग नियम तोड़ते हैं। सीखे हम पंछियों से कि सदा की तरह हम उल्लास में नहीं है, पर है हमारे, पर आज हम आकाश में नहीं है। सीखे कि सदा की तरह हम उल्लास में नहीं है, पर है हमारे, पर हम आकाश में नहीं है। हम तो उड़ सकते हैं, हम तो उड़ सकते हैं, पर बैठे हैं अपने ठिकानों पर। हम तो उड़ सकते हैं पर बैठे अपने ठिकानों पर। रोक लगा ली हम ही ने अपनी उड़ानों पर, रोक लगा ली हम ही ने अपनी उड़ानों पर। सीखो हमसे, जब सब ठीक होगा तब आसमान बाहें फैलाएगा, हमें खुद बुलाएगा। अभी भीषण हालात है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी निकल आना घरों से, हम भी उड़ते नजर आएंगे। दाने रखना अपनी छतों पर, हम खाने जरूर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खाने जरूर, ये भाव रहना चाहिए। देखिए मैं इतना अनौपचारिक हूँ आज सब लोगों के बीच में, कार्यक्रम करते करते मैं खुद भी काढ़ा पी रहा हूँ। ये मतलब पीड़ा, जो पीड़ा है उनको शब्द दे दिया आपने। ये आज कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक ट्रॉली खींच रही हुई महिला, उसके ऊपर बच्चा है जो घूम रहा है और महिला वो खींच रही है, और एक 13-14 साल की एक लड़की है जो अपने पापा को जो साइकिल पे बिठा के जा रही है, और वो राष्ट्रपति ट्रंप की पुत्री भी उसका जिक्र करती है। आज उन पीड़ाओं को आपने शब्द दे दिए। सही बात। मैं उस पीड़ा को आगे बढ़ाता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। प्लीज मैं आप लोगों की इजाजत, देखिए आप हम हंसते हंसाते तो रोज हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं जो अभी इस वक्त सड़कों पे है, या जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास दाने नहीं है, जिनके घर में चूल्हों में आग नहीं है, जिनके पास ये पता नहीं है कि शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिन्हें घर जाने को, जिन्हें रास्ते नहीं मिल रहे। आप और हम लोग यहाँ बैठे हुए, यकीन मानिए हम लोग ईश्वर के बेहद भाग्यशाली पुत्र हैं कि हमें ये सुविधा तो मिली कि हम लोग बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका क्या, तब एक जो चीज है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। गणपत जी ने जो विषय को बढ़ाया, वो अब मैंने एक तरफ ये तो कहा कि घर में रहना चाहिए, लेकिन क्या करे आदमी। तब एक चित्र आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, इस चित्र को भेजा था मेरे पास जोधपुर से, ये चित्र। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बोझ उठा के जा रहा है, जिंदगी का वजन ढोके जा रहा है। जी, बहुत छोटी सी बात मैंने इस पे लिखी कि मेरे घर की दीवारें कच्ची है। इस आदमी की हेल्पलेसनेस समझिए। मेरे घर की दीवारें कच्ची है पर रिश्ते मजबूत हैं। मेरे घर की दीवारें कच्ची है साहब, पर रिश्ते मजबूत हैं। मेरी उम्र दराज हड्डियों का परिश्रम उसी का सबूत है। मेरे घर की दीवारें कच्ची है पर रिश्ते मजबूत हैं। मेरी उम्र दराज हड्डियों का परिश्रम उसी का सबूत है। मेरे घर के टूटे आंगन में गिरती अर्थव्यवस्था का चर्चा नहीं है, न चीन के षड्यंत्र की बहस है। मेरे घर के टूटे आंगन में गिरती अर्थव्यवस्था का चर्चा नहीं है, न चीन के षड्यंत्र की बहस है, न कारों में घूमने की चाहत, न करोड़ों की हवस है। मेरे घर के टूटे आंगन में गिरती अर्थव्यवस्था का चर्चा नहीं है, न चीन के षड्यंत्र की बहस है, न कारों में घूमने की चाहत, न करोड़ों की हवस है, न हवा में उड़ने के सपने हैं, पर वहां मेरे कुछ अपने हैं। और उन अपनों की उदास आंखें देखकर मैं रुक नहीं पाया साहब, इसलिए यूं बाहर निकलना बहुत मजबूरी है। मैं एक विवश बाप हूं साहब, मेरे बच्चों का 2 वक्त का खाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों के 2 वक्त का खाना बहुत जरूरी है। समय ने, मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है जी। तो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, रत्ना दिखाई दे रही है, सब कुछ है। बिल्कुल, आप काढ़ा पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं काढ़ा भी पी रहा हूँ। देखो अब ऐसा मारवाड़ी
आदमी जी को है सावचेती रखे। उकड़ी तो नहीं पी रही ना, उकड़ी नहीं अवोकाडो है हुकम जिनमें जो लोग कहे कि अपन जो आयुर्वेद रे जितनी चीजें डालने उबालने कर दियो, क्योंकि आदमी आजकल घर में आदमी रो आ गया, सुबह लोग सुबह 2 अब 4 हो गया, शाम तक 22 हो गया। तो बीवी के अच्छा अपने शहर में कोरोना मरीज इतना बढ़ गया। अरे कोरोना मरीज नहीं, सिंक में इतना बर्तन। तो अब ऐसी स्थितियां में बीच में आती, आदमी डर तो जाता है ना। सब ये काढ़ा जो है ये लोगों को दर्द है, अभी एक लोगों को दर्द है। देखिए मैं आपको कहता हूँ बीच में ट्रैक चेंज करता रहूंगा, कभी किधर आ। मेरे को खुद को तो इतना डर लग रहा है, मुझे खुद को इतना खौफ हो गया गणपत साहब कि जिस हाथ से मैं साबुन मतलब जिस साबुन से मैं हाथ धो रहा हूँ, फिर दूसरे साबुन से वो साबुन धोता हूँ। तो करना ही पड़ेगा, क्या करोगे। और फिर सरकार ने ये बहुत बढ़िया काम किया। अखबार में मैंने खबर पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अखबार में खबर पढ़ी कि आज से शराब की दुकानें और जरूरी सामान खुलेंगे, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो अपने को तभी समझ में आ गया कि जरूरी क्या है। क्या करारा व्यंग्य है, क्या करारा व्यंग्य है। अब ये जरूरी, अब देखिए हुआ ये कि इस तरह दिनों बाद दुकान खुली तो फिर क्या हाल होता है। खुली हमारे वहां पे शहर में इतने दिन बाद दुकान जब खुल गई तो रात को 2 बजे उस दुकान के मालिक होता, लोग बेचारे बेताब है। रात को 2 बजे दुकान खुलने जब खुली, उसी रात को 2 बजे जिस दिन खुली, उसी रात को 2 बजे आया फोन दुकान वाले के यहाँ पे, तेरी दुकान कब खुलेगी। जी शैलेश साहब आपका सिस्टम वापस चेक करना है, शायद जाम हो गया है। चेक करना शैलेश साहब। बिल्कुल एक मिनट के लिए अभी ये जो वापस 1 मिनट ये जो है आप बने रहिए। और एक थोड़ा सा जो रुकावट आई है अब ठीक है। अब आपकी आवाज आ रही है। बीच में कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो गई थी आपकी आवाज। और कहाँ तक सुना आप लोगों ने? आप वो जो व्यक्ति था वो फोन करके बोलता है दुकान कब खुलेगी, बस इसको वापस बोल दीजिए लोग। हाँ तो क्या हुआ, दुकान जिस दिन दुकान खुली हमारे वहां पे, तो दुकान खुलने के बाद क्या हुआ कि रात को 2 बजे उसी दिन रात को फोन आ गया एक आदमी का, दुकान के मालिक है, तेरी दुकान कब खुलेगी। बोले आज खुली थी, वापस कल सुबह 9 बजे खुलेगी। नहीं, तेरी दुकान कब खुलेगी। अरे बोले 9 बजे खुलेगी। अरे बोले तेरी दुकान कब खुलेगी। बोले कल सुबह 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से बोल रहा हूँ। वो अंदर ही फंसा हुआ था। इतनी बेताबी जब हो तो आदमी की दिक्कत होती है, बेचारा क्या कर सकता है इसके अंदर। अब क्योंकि देखिए हमारे आदमी जो है बचने के तरीके जानता है कि कैसे बचा जाए, उसको पता है। अभी तो अब लॉकडाउन हो गया, अब क्या हुआ मारवाड़ के अंदर एक बार हमारे एक आदमी, हमारे दोस्त सब मित्र ऐसे ही होते हैं। एक मित्र को एक आदमी मिल गया कि साहब 5 रुपया दो नहीं खाणो खाऊला, मन 5 रुपया दे दो खाणो खाऊला। वो कि मैं थन 100 रुपया दूला, वो बता दे 5 रुपया मिले कटे। हम जो है ये अपने अपने तरीके से अपना हिसाब निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन इस बीच के अंदर भी देखो जीवन में मुस्कुराहट है, ये तबस्सुम है, ये हंसी है, ये तो बहुत ठीक है। लेकिन जो सड़कों पे दर्द पसरा है उसकी अपनी एक जगह है। इसलिए आप लोग बीच बीच में मुझे बताते भी रहना, कोई फरमाइश हो तो वो भी करते रहना। अगर शैलेश 2 मिनट के लिए मैं आता हूँ, जस्ट 2 मिनट के लिए मैं आता हूँ जी। शैलेश 17 मई को मैं जानबूझ के वापस याद कर रहा हूँ, 17 मई 4 बजे जी। सैकड़ों लोग आपको सुनने के लिए बेताब थे। और इस कदर बेताब थे, लिटरली आई टेल यू, बिलीव माय वर्ड्स, जैसे ऑक्सीजन के लिए एक पेशेंट बेताब होता वैसे थे। जी जी। मैंने उस समय दिल में एक ही बात कही थी जी, और आज उसमें रिपीट कर रहा हूं कि वी विल बाउंस बैक। छोटी मोटी असफलताएं जिंदगी में आएगी, तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ आएगा जी। पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ, चेहरे में मुस्कुराहट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वापस डबल पावर के साथ इस शैलेश लोढ़ा को देख पाएंगे जो शायद उसे नहीं देख पाते जी। आज तो आप वही से कह रहा हूं मैं जी, है ना। और तो एक और जुड़ी हुई बात कहता हूं जी। शैलेश साहब, हुक्म। आपका, मेरा, गणपत साहब का, सबका जो भूतकाल है वो लोअर मीडियम कैटेगरी फैमिली से आप और हम सब आए हैं। यानी 25-26 तारीख होते होते तनख्वाह खत्म हो जाती थी। 100 रुपए एक चेंज करूंगा इसमें, एक छोटा सा चेंज करूंगा। हुक्म। क्या मैं तो आज भी लोअर मीडियम ही हूँ, आप लोग पहुंच गए थे पहुंच गए। बस हमें फिर आप जैसा लोअर मीडियम मदद से चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है जी जी, आज
इस स्टेज पे भगवान के दया से अनुकंपा से अपन आगे हैं, लेकिन आज अपने को इस हालात में, इस माहौल में उन अपने भाइयों के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना, धार्मिक भाइयों के लिए सोचना पड़ेगा जो बीपीएल कार्ड में नहीं है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जो भूखे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, कुछ भी नहीं घर में खाने के लिए, लेकिन वो किसके सामने रोए, वो किसको कहे? क्या शैलेश सा, ये आपकी, मेरी, गणपत सा की, हम सबके समाज की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कैसे भी करके उन भाइयों के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए कुछ करें, और वो भी किस तरह से कि एक हाथ करे और दूसरे हाथ को समझ में नहीं आ रहा। बस इन्हीं शब्दों के साथ शैलेश साहब वापस से मैं प्रदीप जी ने ये शुरुआत कर दी है, शैलेश साहब, प्रदीप जी ने ये शुरुआत कर दी है। जीतो के द्वारा साधार्मिक जो पोषण योजना है उसमें 11 लाख रुपए का प्रारंभिक अंश आपने दिया। और मैं आपको बता दूं, वो ड्यूटी थी। नहीं, जीतो के जो 3 मेंबर बने हैं 1.5 करोड़ JATF वाले के मेंबर, 1.5 करोड़ के 3 मेंबर एक ही परिवार से हैं जो प्रदीप जी सिंह के यहाँ से बने हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब एक बीच में इतनी बात करूं कि 17 तारीख का जो आयोजन वो जूम की टेक्नोलॉजी फेल हो जाने के कारण से वो निरस्त हुआ था, मगर आपको बताऊं तड़पन कितनी प्रदीप जी के, प्रदीप जी का नहीं, मेरा कमिटमेंट का सवाल है। और शैलेश जी तो खैर वो तैयार ही है, मगर ये कार्यक्रम होगा, ये वापस होगा। उन्होंने तिथि तय की 24 की, तो इन्होंने कहा 24 को कोई चर्च का है जो उस कारण से व्यवधान आ सकता है, तो वापस इन्होंने ये कमिटमेंट ही जीवन में सबसे बड़ी ये जो चीज है ना, ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो है ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये भाव जो है ना, आदमी के सब चलता है वाला एटीट्यूड से निकल जाए, क्योंकि आज के जमाने, अब देखिए आप, हम लोगों ने धैर्य रखा तो आज हम सब लोग मिल रहे हैं। और आज का जमाना ऐसा हो गया है कि बच्चे भगवान से कहते हैं, हे भगवान मुझे थोड़ा धैर्य देना, पर थोड़ा जल्दी आ। तो हम धैर्य भी जल्दबाजी में मांगते हैं ये इसलिए। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम उन्हें ये प्रसन्नता दे सकते हैं। तब एक कविता आपने कहा इस विषय पे, तो इसी कोरोना काल में सब मैं सुनाता हूँ कि एक सवाल पूछा मन ने जिसका जवाब भी एक चुनौती है। एक सवाल पूछा मन ने जिसका जवाब एक चुनौती है, वो खुशी कौन सी है जो सबसे बड़ी होती है? एक सवाल पूछा मन ने जिसका जवाब एक चुनौती है, वो खुशी कौन सी है जो सबसे बड़ी होती है? वो जिसे महसूस करने से मन हो प्रफुल्ल, होठों पर नाचने लगे हंसी। वो जिसे महसूस करने से मन हो प्रसन्न, मन हो प्रफुल्ल, होठों पर नाचने लगे हंसी। आखिर क्या है सबसे बड़ी खुशी? पूछा कवि से सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? पूछा कवि से तो कहने लगा कि जब मन सारी चिंताएं तजता है, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब कवि एक नई कविता रचता है। माँ ने कहा वो शब्द कानों में शहद घोलता है, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बच्चा पहली बार बोलता है। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बच्चा पहली बार माँ बोलता। बहन से पूछा कभी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो बहन बोली सारा जब तब हर्षाता है। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब भाई राखी बंधवाता है। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब भाई राखी बंधवाता है। पिता से पूछा तो पिता कहने लगे कि वह क्षण स्वयं ही इनाम हो जाए। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब पिता से बड़ा पुत्र का नाम हो जाए। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब पिता से बड़ा पुत्र का नाम हो जाए। विद्यार्थी से पूछा भाई सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, तो कहने लगा कि हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। बेरोजगार से पूछा तो वो कहने लगा जिंदगी असफलता से भरी है साहब, सबसे बड़ी खुशी तो नौकरी है। सबसे बड़ी खुशी तो नौकरी है। प्रेमी ने कहा कि प्रेम की ध्वनि उसके कंगन में हो, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब प्रेयसी आलिंगन में हो। प्रेमी बोला प्रेम की ध्वनि उसके कंगन में हो, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब प्रेयसी आलिंगन में हो। सरकारी कर्मचारी कहने लगा मुश्किल से जिंदगी की सीढ़ी चढ़ती है, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब तनख्वाह बढ़ती है। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब तनख्वाह बढ़ती है। किसान कहने लगा जमीन स्वयं मुस्कुराती है, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब फसलें लहलहाती है। किंतु जब नियति से पूछा कि आप ही समझाएं सबसे बड़ी खुशी क्या है बताएं। अब यहाँ सुनना जो आपने बात कही कि हमें क्यों करना चाहिए, हम कर रहे हैं इस काम के लिए जो लोगों के चेहरों पे ये खुशी ला सके। कि जब नियति से पूछा कि आप ही समझाएं सबसे बड़ी खुशी क्या है बताएं, तो नियति कहने लगी कि जब पांव थक चुके हो, कार्य सारे रुके हो, जेबें जब खाली हो, आंखें जब सवाली हो, धरती ही घर हो, छत सिर्फ अंबर हो, ठंडे हो चूल्हे, बर्तन सूखे हो, बच्चे जब दिनों से भूखे हो, तब आशाहीन पिता को आशा का एक इशारा मिल जाए, बच्चों को रोटी का सहारा मिल जाए।
वाह 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 वाह। नियति कहने लगी, पांव जब थके हो, कार्य सब रुके हो, जेबें जब खाली हो, आंखें सब सवाली हो, धरती ही घर हो, छत सिर्फ अंबर हो, ठंडे हो चूल्हे, बर्तन सूखे हो, बच्चे जब दिनों से भूखे हो, तब आशाहीन पिता को आशा का एक इशारा मिल जाए, बच्चों को रोटी का सहारा मिल जाए, राशन की सामग्री पाएंगे, इन्हें अपने बच्चों के पास ले जाएंगे, आज बच्चे निराश नहीं रोएंगे, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, या उम्मीद ही पलकें भिगोती है। आप ही बताइए कौन सी खुशी इस खुशी से बड़ी होती है? कौन सी खुशी इस खुशी से बड़ी होती है? तो ये खुशी हम लोग उन चेहरों पे दे सकते हैं। आप और हम, हमारे जैसे बहुत सारे लोग दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिनका आत्मसम्मान उन्हें मांगने नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि उनके पास कमी है और ये हम लोग ही पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक हृदय चाहिए, उसके लिए एक विशालता चाहिए, उसके लिए करुणा चाहिए, उसके लिए संवेदना चाहिए, उसके लिए दिल में वंचितों के लिए प्रेम चाहिए, उसके लिए समाज को मजबूत करने का एक आधार चाहिए, उसके लिए एक ऐसा भाव चाहिए जैसा मैंने उस बुढ़िया में बताया था जिसने एक झटके में अपना हीरा निकाल के दे दिया। ये भाव बहुत आवश्यक है और आप उस भाव को जिंदा रख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यूं तो हर आंख बहुत रोती है, किसी ने बहुत ठीक कहा कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। तो जमाने का गम देख के ये हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ये बातचीत में ऐसे वक्त निकल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है साहब कि वक्त कितना हो गया। अभी शैलेश जी ने कहा ना कि मैं तो लोअर मीडियम से हूँ, अगर आप जैसे अगर लोअर मीडियम है तो अमेरिका आपसे ऋण मांगेगा भारत से, मैं आपको क्या दूंगा। हाँ तो अमेरिका रो कही है, अमेरिका तो मांग सके, आप मारवाड़ी आपण सोचा दिमाग नहीं देवा तो दवाइयां तो दी है ना अमेरिका ने, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो हमने दी है ना भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो दी है, इसमें क्या हुआ? HCQ दी है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल HCQ बोलो गणपत सा, क्या बोलने में जल्दबाजी में बहुत लंबा नाम है, अपने गलत निकल जाए तो अपना HCQ ठीक है उसके अंदर। तो मेरे पापा की फरमाइश है, मेरे पापा को आप जानते हैं, आनंद राशि सिंह। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उनकी फरमाइश है, ही इज ऑफ 88 इयर्स, मम्मी शी इज ऑफ 84 इयर्स। उनकी फरमाइश है कि मारवाड़ी बिना जुबान से शब्द बोले इशारों में कैसे भाषा बोलता समझाता है, वो उनको, वो लाइव देख रहे हैं आपको, वो उनको सुनना है, क्योंकि उनकी फरमाइश चालू होगी, बोले भाषण बहुत दे दे यार, मेरी फरमाइश को सुना कम से कम। मैंने क्या कहा था, बिना बोले नहीं, उसमें मैंने कहा था बहुत कम बोल के, एक आध शब्द का प्रयोग कर। हाँ वो बहुत छोटे से शब्द का, मतलब जिसके लिए पूरे लंबे लंबे वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता था भाई, ये मैं मंच पे कहता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं कहता था ये हमारा तरीका है, जो हम लोग बात करते हैं ना कि अब इसका क्या, मंच पे तो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, माइक होता है तो उसका एक अलग संप्रेषण होता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ जैसे हम किसी को पूछते हैं भाई किसी ने खाना खा लिया, नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया और अभी मुझे भूख नहीं और खाऊंगा, या कोई अंग्रेजी में जवाब देगा आई डिड नॉट ईट फूड, आई विल ईट फूड नाउ, और हमसे पूछो खाना खाया, ये जो किच है ना, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इशारों से आप काम कर लेते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि मारवाड़ियों को बोलने की क्यों नहीं जरूरत होती है, क्योंकि मान लो किसी आदमी, मैंने किसी को कहा भाई तुम्हें एक आदमी को गुस्से में इस कमरे से बाहर निकाल, तुम क्या करो? बोले मैं कहूंगा बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मैंने कहा और गुस्सा आएगा तब तो मैं बोलूंगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। हिंदुस्तान में आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो अंग्रेजी बोलने लगता, अंग्रेजी बोलता या 8:30 बजे के बाद, मतलब दो ही स्थितियों में बोलता है, अचानक बोलने लगता है अंग्रेजी रात को। तो दो स्थितियों में बोलता है अंग्रेजी। तो जब ज्यादा गुस्सा आता है तो आदमी को बताने के लिए अंग्रेजी, हिंदुस्तान में हम देखा होगा एयरपोर्ट पे कोई भी आदमी अंग्रेजी में बात करेगा, व्हाट इज दैट, द फ्लाइट इज नॉट ऑन टाइम, बस स्टैंड पे कभी नहीं बोलेगा बस लेट है, हम कहाँ जाएंगे, बस तो अभी तक आई नहीं, और एयरपोर्ट पे वाई वेयर वी गो, आए नहीं आए पूरी बोलेगा। तो मैंने कभी गुस्सा आएगा, कमरे से बाहर निकला है तो क्या करोगे? बोले को मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, बाहर निकल जाओ। और गुस्सा आएगा तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। शैलेश साहब वापस से आपको सेट करना पड़ेगा। शैलेश साहब आपका आवाज आ रही हो तो आवाज आई, वापस वहीं से शुरू करिए आप जी। तो मैंने कहा किसी को कमरे से बाहर निकालना है तो वो, मैंने कहा कैसे निकालोगे? बोले मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। मैंने कहा और गुस्सा आएगा तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। मैंने कहा हमको किसी को बाहर निकालना है, हम इतना लंबा बोलेंगे ही नहीं। अच्छा इसको बाहर निकालना है, उसकी तरफ देखेंगे और कहेंगे बट। अब मुझे बताइए इससे ज्यादा बेहतर तरीका किसी को बाहर निकालने का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये देखिए हमारा सौंदर्य है कि हम कुछ कहें न कहें, बगैर कहे भी बहुत कुछ हम कह देते हैं। क्योंकि देखिए
हमारे यहाँ क्या है कि आदमी को तरीका होता है। एक आदमी ने अपने मतलब बेटी की शादी हो रही थी, जो शतरंज रो सेट लान दियो पूरो, चेस वेक गोटियां ने सब दियो, क्योंकि आ गिफ्ट करिए कि हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे बेटी ब्याह वेला तो मैं हाथी घोड़ा दूल्हा। तो ये उसका तरीका है अपना, हर आदमी का अपना तरीका होता है। वजीर ने प्यादा ने सारा हाथी घोड़ा सारा दे दिया, सब दे दिया सर। उसमें मतलब अपने यहाँ तो क्या होता है, आदमी को तरीका आना चाहिए ना। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि कोई आदमी किसी दो जनों को देखे कि मेरे ऊपर शर्त लगा रहे हैं, मेरे पे कुछ काम कर रहे हैं, तो तीसरी बात निकाल देता है। हमारे यहाँ पे एक बार शहर में 2 डॉक्टर खड़े हुए थे और दोनों ऑर्थोपेडिशियन थे, जो अपने होते हैं ना हड्डियों के डॉक्टर। और सामने एक आदमी लगड़ाता आ रहा था, उचक उचक के चलता आ रहा था। तो एक ने कहा, यार इसकी जिस तरह से चाल है, मुझे लगता है घुटने के नीचे की हड्डी टूटी है। बोले नहीं, टूटी ऊपर की, ऐसे नहीं चलता है, नीचे की हड्डी टूटती है। तो बोले लगी 1000 रुपए की? बोले लगी 1000 की। अब वो लड़का पास में आया तो बोले भाई हमारे 1000 रुपए की शर्त लगा कि हड्डी नीचे की टूटी है, घुटने की ऊपर की टूटी है। बोले मैंने 500 रुपया दो पहले तो बताऊं। उन्होंने 500 रुपए दे दिया, बता कौन सी हड्डी टूटी है? हमारे तो की हड्डी नहीं टूटी, हमारे तो चप्पल टूटी हो रही है। तो नई चप्पल का इंतजाम भी उसने कर लिया। ये देखिए, ये हमारा तरीका है अपना, और इस तरीके से ये चीजें होने लगती है। अब हमारे यहाँ तो क्या, मेरा एक दोस्त था, वो एक रेस्टोरेंट में गया, जिस जमाने में रेस्टोरेंट चलते थे, बिल आया तो उसने कैसा बिल पैसे लेके आया, तो उसने अपना शादी का कार्ड निकाल दिया और दे दिया। ये क्या है? अब बिल है, पैसे दो, तुम्हारे ये लिखा हुआ है ना ऑल कार्ड एक्सेप्टेड, तो मैं हमारा वही कार्ड है, ले ले। तो अब यही होता है साहब। लेकिन अब लॉकडाउन के दिनों में भी लोग चमत्कार है, देने वाले भी कैसे कैसे हैं। जिनसे मैं पैसे मांग रहा था, अब आप देखो हालत कैसी है। उनका फोन आया मेरे पास कि मैं तो अब बार लान दूं शैलेशा, पुलिस वाला आउन नहीं दे रहा है। कई बहाना है। अच्छा, और वो आदमी कौन कह रहा है? जो सामने वाले फ्लैट में रहता है। अब स्थितियां ऐसी है, क्या करो, काम घर में बड़े बढ़ गए हैं। लेकिन इन स्थितियों में भी हम लोगों की जो जिजीविषा है, ये जिंदा रहनी चाहिए। ये जो आखिरी के 15 मिनट अब मेरे ख्याल से बच रहे हैं, तो इन 15 मिनट में मैं आपको एक विशेष कविता जरूर सुनाना चाहूंगा। ये मुझे देख के सुनानी पड़ेगी, लेकिन ये इसलिए सुनाऊंगा मैं कविता कि मुझे लगता है कि आज इन 2-3 महीनों के दौर में या पिछले 1 वर्ष में मैंने इससे श्रेष्ठ नहीं लिखा। हो सकता है आप न जाने इसे कितना पसंद करें। आपने मेरी बहुत सारी कविताओं को बहुत प्यार दिया है, लाखों करोड़ों लोग कविताएं सुनते हैं। लेकिन ये दिन है, इन दिनों के बीच में जो चीजें हुई है, उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें इस चीज का विश्वास आ जाना चाहिए कि जितनी चीजों के आसपास हम जी रहे हैं वो कितनी फिजूल है। हमें एहसास हो गया कि न हमें कारों की जरूरत है, न हमें कपड़ों की जरूरत है, न हम खर्चने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, न हमें बाहर जाने के लिए रेस्टोरेंट्स की जरूरत है, न घूमने के लिए शहरों की जरूरत है, न उड़ने के लिए हवाई जहाज की जरूरत है। हमें समझ में आ गया कि जरूरत एक ऐसी छत की है जिसके भीतर शांति हो, जरूरत ऐसे परिवार की है जिसके बीच में प्यार हो, जरूरत 2 वक्त की रोटी की, उससे ज्यादा हमारी जरूरत नहीं है। और इन तमाम चीजों के बीच में आशा जरूर जिंदा रहनी चाहिए। माना कि अभी कष्ट का समय है, विपदा का समय है, विपत्ति का समय है, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक होगा। तब एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं, और वो कविता आशावाद की कविता है कि भाई ये विश्वास जरूर जिंदा रहना चाहिए। आपके एक प्रशंसक का है जो किशोर बंसाली है, जो मेरा पुत्र, वो मुझे मैसेज करके सूचित करता है कि शैलेश जी को बोलना माँ वाली कविता जरूर सुनाए। अरे माँ वाली तो आपने बहुत बार सुन रखी है। नहीं, लेकिन माँ वाली तो सुननी ही है शैलेशा को, तो हम्बल रिक्वेस्ट सबकी तरफ से है। और शैलेशा एक रिक्वेस्ट और है कि देखो आप भी मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी, 15 मिनट तो बोनस का दे दो, आज तो दे दो 15 मिनट बोनस का। माँ की कविता तो मैंने कोशिश की 10 बार, लेकिन आंखों से आंसू रोक नहीं पाया, और आज तक पूरी मेरी जुबान से बोल नहीं पाया। तो आपके मुझसे सुनेंगे हम। किशोर भाई कहाँ है भाई? चलिए, तो मैं फिर आपको एक एडिशनल भी माँ की कविता सुनाने के पहले मैं एक छोटी सी एक कविता जरूर सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। वो भी माँ से संबंधित ही है। पहले मैं उसका चित्र दिखाना चाहता हूँ आपको। जी। ये चित्र मैंने देखा, और ये देखिए, ये लॉकडाउन के दिनों में ये एक माँ है जो बेचारी बाहर निकली कुछ बेचने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे, तो उन छोटे छोटे बच्चों को घर में नहीं छोड़ सकते, इसने एक रस्सी से इन बच्चों को बांधा, गिरे नहीं इधर उधर। और इस संघर्ष में, इस लॉकडाउन के दिनों में वो अपना काम कर रही है।
गजब के चित्र संजो के रखे आपने इस बार के तो लॉकडाउन के हो। ये चित्र मुझे भेजे गए, मैं दोनों अखबारों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये चित्र मुझे भेजे। मतलब संग्रहित करके रखे, ये बड़ी बात है ना जी। अब ये तो अब संग्रहित करना बड़ा आवश्यक था क्योंकि इन पे कुछ लिखा, तो ये जो मैंने लिखा इस पे, ये मैं आपको सुनाता हूँ जी। चूंकि आपने विषय ऐसा छेड़ दिया है, और उसके बाद मैं वो सुनाऊंगा जो आप कह रहे हैं, उसी क्रम में मैं सुनाऊंगा। सुनाता हूं मैं ये। जी, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ लीजिए जिस कविता की आप फरमाइश कर रहे हैं प्रदीप जी, ये उस कविता की भूमिका ही है। जी प्लीज। कि हम बच्चे हैं पर डरे नहीं, हम बच्चे हैं पर डरे नहीं है, अभी भय से भरे नहीं है। हम बच्चे हैं पर डरे नहीं, अभी भय से भरे नहीं है। सृष्टि भी चमत्कृत हो इस दृश्य को देखेगी, जब दुनिया की हर विपदा अपने घुटने टेकेगी। खुशियों का सूर्य उगेगा, खत्म होने वाली दुखों की रात है। अब समझिए बच्चे क्या करेंगे। हम बच्चे हैं पर डरे नहीं है, अभी भय से भरे नहीं है। सृष्टि भी चमत्कृत हो इस दृश्य को देखेगी, जब दुनिया की हर विपदा अपने घुटने टेकेगी। खुशियों का सूर्य उगेगा, खत्म होने वाली दुखों की रात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। वाह वाह, माँ हमारे साथ, क्या बात है। क्योंकि माँ हमारे साथ है, और माँ की ठोकर में पस्त विश्व की हर बाधा है। आपने दृश्य देखा, बच्चों को रस्सी में बांध रखा है। वो कहता है माँ की ठोकर में, माँ की ठोकर में क्या सुरक्षा का भाव है माँ के भीतर के। माँ की ठोकर में पस्त विश्व की हर बाधा है, जिसने गर्भनाल में बांधा था आज यूं रक्षा करने बांधा है। जिसने गर्भनाल में बांधा था आज यूं रक्षा करने बांधा है। सड़कें चाहे आग उगल, धूप चाहे छाव निगल ले, लेकिन हम में से कोई भी न रुदन स्वर उच्चारेगा। अरे दुनिया का हर सूरज माँ के साये से हारेगा। जब तक माँ है हम भूखे नहीं सो सकते हैं, जब तक माँ है हम कभी भयभीत नहीं हो सकते हैं। जब तक माँ है तब तक जीवित भविष्य की हर भाषा है। जब तक माँ है तब तक हर नयन में आशा है, क्योंकि संकट चाहे घोर गहन हो, खुशियों का चाहे रोज दहन हो, दुखों की बरसातें हो, लम्हे गीत गमों के गाते हो। जब उजाले मंद लगे, सारे दरवाजे जब बंद लगे, तब भी माँ हार कर शून्य में तकती नहीं है, क्योंकि माँ कभी थकती नहीं है। क्योंकि माँ कभी थकती नहीं है, न माँ थकी है न कभी थकेगी। हर मुश्किल समक्ष माँ के झुकेगी, इसलिए न हम पराजित, न व्यथित, न दुखी, न चिंतित। अरे तुच्छ हर आघात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। वेरी वेरी नाइस। तो मुझे लगा अब वो पुरानी तो आपने सुन चुकी है, इसलिए मैंने नई कविता सुना दी। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये नई कविता तो बहुत बहुत अच्छी है ही, लेकिन पुरानी वाली शाश्वत है। चलिए, ये आपने मेरी कविता को एक सबसे बड़ा तमगा और पुरस्कार दे दिया। पारिश्रमिक से सबसे बड़ा पारिश्रमिक आपने इस वाक्य से दे दिया है प्रदीप जी। मैं बहुत अभिभूत हूँ सुन के, कविता शाश्वत है। किसी कवि के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है कि उसकी कविताएं हर दौर में जिंदा रहे, और शाश्वत वही रहता है जो हर दौर में जिंदा हो। आपने आज बता दिया कि मेरी कविता अगर हर दौर में जिंदा रहेगी तब मैं सुनाता हूँ। चलिए, आपने कहा तो सुनाता हूँ। युवा पीढ़ी याद रख रही है, इससे बड़ी बात क्या है। अगर छोटी छोटी एज के लड़के जो याद रखते हैं, नहीं, उनका तो मैं बहुत ही ज्यादा मशकूर हूँ और बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ युवा पीढ़ी का। तो आज से नहीं, उस जमाने से मतलब कितनी कविताएं रटी हुई हैं उनको, चाहे माँ हो, चाहे संस्कार हो, या मिस करते नहीं हो, या अनामिका हो, या इतनी सारी कविताएं हैं जो वो बेटियां हो, बहुत सारी कविताएं जो इतना सुनाते हैं मुझे। छोटी छोटी कविता जो मैं भूल गया, जो मेरे पहले दूसरे संकलनों में थी वो भूल गया, वो मुझे आके याद दिलाते हैं और सुनाते हैं। सूरत में भी मेरे बहुत चाहने वाले जो लोग हैं। चलिए सुनाता हूँ कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो ये पहली मैंने कविता सुनाई कि माँ हमारे साथ है। ये कविता ये है कि जब माँ साथ न हो तब जिंदगी क्या है। पहली कविता कि न हम चिंतित, न व्यथित, न दुखी, न पराजित है, क्योंकि हर दुख पर आघात है, क्योंकि माँ हमारे साथ है। लेकिन जब साथ नहीं हो तो ये तब की कविता कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई मुझे कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कि कोई कहेगा कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था, सोचा कि कोई कहेगा कि अरे खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा,
और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब अंतरिक्ष बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जैसे आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। देखिए कितनी कीमत देनी पड़ती है कि बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। आप ही के जीवन के दृश्य चुरा के आपको सौंपता हूँ कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है। आप ही के दृश्य, हम सबके दृश्य है। रात को देर से लौटू तो कौन नाराज हुआ भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। वो एक पंक्ति जो आत्मा है, जो प्राण पंक्ति है, जिसपे कविता टांगता हूँ पूरी, और वो कविता नहीं अभिता, अभिता मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, जो सबके जीवन में आता होगा। और इस पे भूल जाइए कि शैलेश ओढ़ा टेलीविजन पे कितनी सारी बातें करते हैं, या शैलेश ओढ़ा की कौन सी चीजें आपको याद है, या उनका हंसना हंसाना पसंद है। मेरे नाम की एक पंक्ति याद रख लीजिए तो मुझे लगेगा जो प्रदीप जी ने कहा ठीक है, ये शाश्वत हो जाएगी कि खैर मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, और कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला। और तू होती ना अंतिम पंक्तियां, कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगाकर रुपए देती, और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, फिर पिता की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, और माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। वाह, हमें तेरी बहुत याद, बहुत ही कोई शब्द नहीं हो सकते, कोई शब्द नहीं हो सकते, इस कविता के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकते। धन्यवाद प्रदीप जी। एक छोटी सी चीज बताओ आपके लिए जी। मैं आपको खुश करने के लिए या ऑडियंस को खुश करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान में 2 ही ऐसी शख्सियत हैं जिनको न्यूली बॉर्न बेबी से लेके मेरे पापा की उम्र तक के लोग बिल्कुल बिल्कुल दिल से चाहते हैं। वो तो या तो अमिताभ बच्चन है या शैलेश ओढ़ा, 2 ही ये हमारे अमिताभ जी नहीं हुआ। नहीं ये आप मुझे बिल्कुल, मैं आभारी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस मोहब्बत के लिए, स्नेह के लिए, प्यार के लिए। मैं आपको बता दूं, शैलेश जी आज भी कितने बड़े आयोजन में रहे हैं, भले अमेरिका रहे या इंग्लैंड रहे या इंडिया में रहे, रात को अगर 11 या 12 बजे और इनका कवि सम्मेलन समाप्त हो जाता है तो अपनी मम्मी जी को फोन किए बिना ये नहीं सोते हैं, मुझे इतना याद है। और मैं तो गवाह हूँ साहब, मैं वापस एक दोहराता हूँ क्योंकि दर्शक लेट जुड़े हैं कि आप सिरोही में पले बड़े, बालोतरा में जो डूंगरमल जी कोठारी का मकान है वहां पर आप रहते थे। समाज कल्याण परियोजना विभाग में श्याम सिंह जी लोढ़ा और जगदीश जी शर्मा मेरे मित्र है, ये दोनों रोज हमारी तीनों की मीटिंग हुआ करती थी, तो मैं इनके घर पे जाता था और मेरे बचपन में ये मेरी गोदी में खेले, इतना मुझे याद है। और आज गर्व होता है जब भी कोई कहते हैं कि शैलेश लोढ़ा जी तारक मेहता, मैंने तारक मेहता वालों को तो मैं नहीं जानता हूँ, शैलेश लोढ़ा जी जो मेरी गोदी में खेले हैं वो उनको मैं जानता हूँ। तो और जहां से लगाकर आज तक वही सादगी, वही आप समझ लो समर्पण। और आपको बता दूं, अभी मेरी पोती की शादी थी और पोती की शादी में इन्होंने लाख कोशिश की, मगर अब क्या है साधन नहीं मिलता, तो वो बात अलग है, क्योंकि जोधपुर के हवाई अड्डे की स्थिति भी ऐसी है
तो छोटे से छोटे फंक्शन में आना, घर पर पधारना, ये इनमें विनम्रता आज भी बनी हुई है। मैं तारीफ करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ईश्वर प्रदत्त है। आज जो प्रदीप जी ने और आप दोनों ने जो मेरी प्रशंसा में कहा, मैं यकीनन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं थोड़ा सा भावुक व्यक्ति हूँ, मेरी पलकें भी भीग गई इस प्यार और स्नेह को देख के। मैं माँ सरस्वती का भक्त हूँ और मैं आपको चित्र बनाना जो बाला सती माता का मैं घुमाना चाहता हूँ आपको। ये बाला सती माता की तस्वीर आपको दिख रही है। मैं जोधपुर जब भी जाते हैं तो बाला सती जी के दर्शन करने जाते हैं और नाकोड़ा जी दर्शन करने जरूर जाते हैं। हाँ, इनका आशीर्वाद है सती माता का और माँ सरस्वती का, तो इसी वजह से मैं कुछ हूँ, जो कुछ है वो ईश्वर का ही है, मेरा क्या है। तब मैं एक कविता सुनाता हूँ जो इस आशावाद की कविता। स्वागत है साहब, स्वागत है। हमको याद रहना चाहिए कि वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों का पथ भी, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो करता है इस युग को गतिमान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो धरती के कण कण में है, वो जो हमारे प्रण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जो हमारे प्रण में है, वो जो पुष्प भी है, महक भी, वो जो स्मित भी है, चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, वो जो जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, वो जो हम सबका पालक है, जिसके हम सब बालक है, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है, ऊपर से सब देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, हमारे संघर्ष को, आज की स्थिति देख रहा है, विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को देख रहा है, थमते हमको देख रहा है, हमारे प्रण और संयम को देख रहा है, पीड़ा का उन्नयन भी देख रहा है, हमारे सजल नयन भी, वही करुणा का सागर दया निधान है। और हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, और हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, और हमें विश्वास है कि हम दूर करेंगे बाधाओं को, और तुम निराश नहीं करोगे अपनी ही रचनाओं को, तुम सदा दया के अभिलेख रहे हो, हम निश्चिंत है प्रभु, तुम ऊपर से सब देख रहे हो। मतलब आपकी पंक्तियां तो क्या कहें कि मिस करते हैं वगैरह वगैरह, लोगों की इतनी डिमांड है। और मैंने कहा शैलेश जी, प्रदीप जी ने कह रखा है कि शैलेश जी जब तक आपका मन कहे तब तक आप सुनाएं, हमारे पास में टाइम वाली कोई बात ही नहीं है, जब भी आपका जैसा मन करे, क्योंकि आप पर प्रदीप जी कुछ कहें आप। प्रदीप, मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सीधी सी बात है कि शैलेश साहब को जितना सुनो उतना कम है, और श्रोताओं का और मेरा और गणपत साहब का मन तो भरा नहीं है, निश्चित रूप से नहीं भरा है। कोई एक अब जाते जाते शैलेश साहब सबको हंसाने की कोई बढ़िया सी चीज सुना के जाओ, हंसाने की, वो जोधपुरी भाषा में, जोधपुरी स्टाइल में, आइए आपके तरीके से, आपके तरीके से। मैं परफेक्ट दिख रहे हो, आप परफेक्ट दिख रहे हो, आप दिख रहे हैं, मतलब क्योंकि आप लोग मुझे अचानक दिखना बंद हो गए इसलिए। लेकिन नहीं आप एक मिनट दिख रहे हैं ना? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जी चलिए मैंने कहा मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया एकदम? नहीं बोल रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। हाँ एकदम अचानक ऐसा तो नहीं हो गया, मतलब नहीं आप दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, प्लीज। हाँ ठीक है सर, चलिए नजर आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। हाँ बीच में जरूर है, जो बीननी आई थी ना, बीननी आई थी तब थोड़े आप विचलित हुए थे। आप कटे देख रहे हो गणपत साहब? नहीं, मैं देखिए कि विचलित तो नहीं होता हूँ ईश्वर की कृपा से कभी भी, लेकिन स्क्रीन जो है वो एकदम से मेरी कहीं गायब हो गई है, तो लेट मी जस्ट सी। आप बिल्कुल अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं, हम लोगों को बराबर दिख रहे हैं। अच्छा मैं दिख रहा हूँ ना, हम देख पा रहे हैं आपको, हम देख पा रहे हैं। अच्छा आप मुझे दिख नहीं रहे, इसलिए एक मिनट मेरे को ये फिक्स कर लेने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है सर, हाँ जी अब ठीक है, अब आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्या देखिए जब तक चेहरे न दिखे तब तक पता नहीं चलता है, आदमी को नजर आना चाहिए। अब ये तो आजकल तो सब लोग वो वर्चुअल बर्थडे मना रहे हैं और आपस में ये फोन पे ही कर रहे हैं, और ऐसे ही होगा। अब मेरे को तो ये चीजें समझ में आती नहीं साहब। मैं, आप जानते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता। पहली बार तो लाइफ में मैं कल इंस्टाग्राम पे इसलिए गया क्योंकि मेरे वो मैनेजर ने मुझे कहा कि साहब नकली पेज आपके नाम के इतने बन गए, लाखों लोग उस पर, तो अपना बताओ तो सही असली ये है, तो इसलिए तो मेरे को आना पड़ा। बाकी तो मुझे देखिए जब तक आप में ये एक अपनापन का टच नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। आजकल लोग शादी के भी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। तो जोधपुर में गए एक आदमी व्हाट्सएप माते मैसेज भेज दियो कि आज शादी है, आप हजार जो कार्ड, पहले तो घर जाते थे, कार्ड आमंत्रित करते थे, तो हमारे एक मित्र को उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, तो वो भी व्हाट्सएप माते 500 एग्री फोटो खींचने भेज दी। और क्या करे साहब, ठीक है ना। देखिए हंसने हंसाने की बात तो हम रोज करते हैं प्रदीप साहब, मैं आपका आग्रह बना नहीं करूंगा, लेकिन देखिए या तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ जी।
हंसा तो सकता ही हूँ मैं, मेरा ये तो काम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना मैं एक ऐसी चीज करने जाता हूँ जो आप अदरवाइज नहीं करूंगा। इस लॉकडाउन की पीरियड की जो मैंने जो सबसे अच्छी कविता लिखी, मैं चाहता हूँ कार्यक्रम में तो उससे करूँ मैं। स्वागत, प्लीज प्लीज ठीक प्लीज, है ना, स्वागत तो मैं उससे स्वागत सुनाता हूँ। स्वागत। क्या कहते हैं, जी। गणपत क्या कहते हैं, गणपत की आवाज नहीं आ रही है इसलिए मेरे को, अगर और अ, सबसे बड़ी ये गणपत इतना साहब। इतना अनौपचारिक। मूर्ति थी। हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है साहब, आपका स्वागत है बिल्कुल एकदम। हाँ, तो अब ये जो है आज के कार्यक्रम की, आप यकीन मानिए ये पीछे के जो 10 मिनट है 15 मिनट है जितने भी लगे मुझे नहीं मालूम, जी जी। लेकिन इस कविता को मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये हम तो कविता, बिल्कुल फुर्सत में हैं। आप समझिए कि ये कविता इस लॉकडाउन पीरियड का मेरा हासिल है, जो मुझे लगा कि एक इंसान को इस तरीके से अब सोचना चाहिए। जी ये कविता एक संदेश की कविता है, ये कविता भाषण नहीं है, ये कविता प्रीचिंग नहीं है, ये कविता उपदेश नहीं है, लेकिन संदेश है। उपदेश और संदेश में बहुत बड़ा फर्क है। ये कविता आप समझिए, मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ, मैं खुद से भी कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ। जो जो आप लोगों ने इन दिनों महसूस किया है, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, ये उसकी कविता है। तो जीतो सूरज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरीके से मुझे जोड़ा और आपने इस कार्यक्रम करने के लिए मुझे बुलाया। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपके इस इनिशिएटिव का। और गणपत जी, आप तो खैर, आपके लिए शब्द नहीं, आप हमेशा ही जिस तरीके से, जिस अंदाज से काम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, और प्रदीप जी आपके कमिटमेंट का कोई जवाब नहीं है। तो इन दोनों ने जो मिलके जो ये कार्यक्रम किया है, मैं जितने लोग हैं देख रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम की ये कविता सुनाना चाहता हूँ। यकीन मानिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को अच्छी लगे। आज के कार्यक्रम को हम देखो अंत नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। अभी हो सकता है 4 दिन बाद प्रदीप जी कहेगा आज तो अपन बैठ के सिर्फ खाली मारवाड़ी सुनेंगे, तो उस दिन मारवाड़ी कर लेंगे, अपना क्या बिल्कुल अपन कोई दिक्कत है इसको नहीं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल होगा, बिल्कुल है ना, बात तो कोई प्रॉब्लम है इसको नहीं। अपन मारवाड़ी लोग क्या गणपत साहब, अकाउंट नंबर आपने नहीं साहब, आप भी मारवाड़ी तो एक बात बताओ, अकाउंट नंबर आपने नहीं है। नहीं, आज भी शैलेश साहब बात करूँ ना तो पूरी मारवाड़ी में बात करी, कभी भी हिंदी में बात नहीं करो, बिल्कुल मारवाड़ी में बात करते रहता हूं। तो आदमी को अपनी भाषा तो बोलनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं देखिए हिंदी की गोद में पला बड़ा हूँ और मारवाड़ी तो माँ है ही है, तो हम लोग तो हिंदी और मारवाड़ी में दो का पुत्र हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और गुजराती के इतने बड़े जो किरदार है उनको मैं निभा रहा हूँ, तो इतनी सारी भाषाओं का प्यार मुझे मिल रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए साहब जी। और जिसको मंच पे आगे जिस दिन सूरत में सुनाऊंगा तब अलग अंदाज में सुनाऊंगा। आज पहली बार इस कविता को आप समझिए, पहली बार लिखने के बाद प्रथम बार सुना रहा हूँ। वाह वाह वाह, स्वागत स्वागत। कि जब भी कहो यार कि मरने की भी फुर्सत नहीं। देखिए क्या है, इस कविता की भूमिका सिर्फ इतनी चाहिए कि ये दिन हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे ना, दिन तो बीतेंगे जी, अच्छे दिन वापस लौट के तो आएंगे ना। दुनिया सामान्य तो होगी, आज हो सकता है समय लगे, 2 महीने में नहीं, 4 महीने में हो, 4 महीने 6 में हो, लेकिन दुनिया वापस सामान्य तो होगी, निकलेंगे तो सही हम लोग। और जब ये कविता उन दिनों की है कि जब हम लोग सामान्य हो जाएं, ये तब की कविता है। आप ये अभी कल्पना कीजिए, ये कल्पना कीजिए कि सामान्य हो जाएंगे, ये उन दिनों की कविता है कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वरना अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो मास्क वास्क लगा के नीचे सब्जी लेने जाते हैं, तो मेरा एक दोस्त भी पिटते पिटते बचा। 2 दिन पहले सब्जी लेने गया, नीचे तो सब वो सोसाइटी की महिलाएं भी खड़ी थी, तो और क्या ले रहे हो, मतलब पास वाली को बार बार पूछे आप क्या ले रहे हो हैं, मैं तो है ना हमारे तो आलू ले, आप क्या ले रहे हो ये बताओ, 3 बार पूछ लिया। फिर उसने मास्क उतार के कहा घरे चाल ने बताओ, मैं कल खुद लुगाई नहीं पहचान रही है। इसमें बड़े चक्कर होने लगते हैं। खैर ये तो आस की बात है, लेकिन ये कविता उन दिनों की है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे जैसा मैंने आपको कहा कि वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा, अंततः सब कुछ ठीक होगा ही। आज सड़कें सूनी है, लेकिन कल फिर से इन सड़कों पर रेलम पेल होगी। आज हम घरों में कैद है, लेकिन फिर कल बाहर निकलेंगे। आज लोगों के आंखों में आंसू है, लेकिन फिर चेहरों पे तबस्सुम होगा, खुशी होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तब इस कविता को याद करना जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी अब ये कहो यार कि मरने की भी फुर्सत नहीं, मुझे तो घर में रहने की आदत ही नहीं। अब जब शैलेश साहब की आवाज जो जाम हो गई, वापस से स्क्रीन फिक्स हो गई, थोड़ा सा ठहराव आया है। हाँ जी,
देखिए टेक्निकल चीजें जो है मेरे हाथ में है नहीं। जी जी, वी अंडरस्टैंड, यस यस। कई बार ये जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अनस्टेबल हो जाता है। जी सर। लेकिन आई थिंक नाउ यू कैन सी मी एंड हियर बिल्कुल मी। परफेक्ट, एकदम बिल्कुल। परफेक्ट। ऑलराइट, तो आपने सुना कि जब दुनिया ठीक हो जाएगी, ये उन दिनों की कविता, जब दुनिया सब ठीक हो जाएगी तब इस कविता को याद कर लेना जो मैं कहने जा रहा हूँ। कि जब भी कहो यार कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं, मुझे तो घर में रहने की आदत ही नहीं। जब दुनिया ठीक हो जाएगी, जब भी ये कहो कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं, मुझे तो घर में रहने की आदत ही नहीं। वो ऑफिस में कितना काम है यार, हमारे नसीब में कहाँ आराम है। पता है सर पे कितनी जिम्मेदारी है, हर रोज कितनी मीटिंग्स की तैयारी है। आई कांट वेट भाई, मुझे जाना है। अरे काय का संडे, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है। जब भी ये कहो, हाँ, जब भी ये कहो कि मरने, ये हम रोज बोलते हैं ना यार मरने की फुर्सत नहीं है यार, राइट। तो अब आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ये कहो कि यार मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं, मुझे तो घर में रहने की आदत ही नहीं, वो ऑफिस में कितना काम है, हमारे नसीब में कहाँ आराम है। पता है सिर पे कितनी जिम्मेदारी है, हर रोज कितनी मीटिंग्स की तैयारी है। आई कांट वेट यार, मुझे जाना है। काय का संडे, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है। हाँ, छोटू को कहना कि मुझे एग्जैक्ट 6 बजे नींद से जगाए, मैं एक दिन लेट हो जाऊं ना तो हंगामा हो जाए। मेरे लिए तो सूरज कभी उगता ही नहीं है, और मैं ऑफिस में जाऊं तो काम चलता ही नहीं। ये जब सब कहो, ये सारी चीजें कहो, तब गर्व से फूलना मत और इन दिनों को भूलना मत। ये सारी चीजें जब कहो, ये सारी चीजें हमारी आदत है ना, हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं जब भी कहो यार कि मुझे तो फुर्सत भी नहीं, मुझे तो मरने की आदत, मुझे तो घर में मरने की भी फुर्सत नहीं, मुझे तो घर में रहने की आदत नहीं, ऑफिस में कितना काम है। अरे हमारे नसीब में काय का आराम है, पता है सर पे कितनी जिम्मेदारी है। अरे यार हर रोज कितनी मीटिंग्स की तैयारी। आई कांट वेट भाई, मुझे जाना है, मैं नहीं वेट। काय का संडे, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है। छोटू को कहना है मुझे 6 बजे एग्जैक्ट उठाए, एक दिन लेट हो जाऊं तो काम नहीं, तो हंगामा हो जाए। मेरे लिए तो सूरज कभी उगता ही नहीं है, मेरे बिना ऑफिस में काम चलता ही नहीं है। जब 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 सब ये कहो, तब गर्व से फूलना मत और इन दिनों को भूलना मत। हाँ, इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि बाय गॉड हम तो हर समर में यूरोप चले जाते हैं। इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि हम तो हर समर में यूरोप चले जाते हैं, हर साल एक नई कार उठाते हैं। वी तो जस्ट ईट ऑर्गेनिक फूड। इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि हम तो हर साल यूरोप चले जाते हैं, हर साल एक नई कार उठाते हैं। वी तो जस्ट ऑर्गेनिक फूड। पब में जाए बिना तो बनता ही नहीं है मूड। मुझे तो ये भी पता नहीं है यार कि मेरे किचन में शक्कर कहाँ पड़ी रहती है। इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि हम तो हर समर में यूरोप चले जाते हैं, हमारे हर साल एक नई कार उठाते हैं। वी तो जस्ट ईट ऑर्गेनिक फूड। पब में जाए बिना तो बनता ही नहीं है मूड। मुझे तो ये भी पता नहीं है किचन में शक्कर कहाँ पड़ी रहती है। हर दिन मेरे हाथ में नई घड़ी रहती है। तब याद कर लेना कि हर लम्हा जम गया था और वक्त बताना क्या, वक्त ही बिल्कुल थम गया था। तब याद कर लेना कि हर लम्हा बिल्कुल जम गया था और वक्त बताना क्या, वक्त ही बिल्कुल थम गया था। इसलिए उस वक्त घमंड में फूलना मत और इन दिनों को भूलना मत। इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि मेरे पास इतने कोट हैं कि एक का नंबर तो महीनों बाद आता है और हर महीने क्रेडिट कार्ड का लाखों का बिल आता है। इन दिनों को भूलना मत जब ये कहो कि मेरे पास तो इतने कोट हैं कि एक का नंबर महीनों बार आता है और हर महीने क्रेडिट कार्ड का लाखों का बिल आता है। तब याद कर लेना कि तुम क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए तरस गए थे। कपड़े यूं लगने लगे थे कि इनको बने तो बरस गए थे। तब याद कर लेना कि क्रेडिट कार्ड यूज करने को तरस गए थे, कपड़े यूं लगने लगे थे कि इनको तो यूज करने के लिए, इनको बने तो बरस गए थे। सारे कपड़े फिजूल है, ये समझ आया है। एक पजामे में जिंदगी निकाली जा सकती है, ये इस वक्त ने समझा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे कपड़े फिजूल हैं, ये समझ में आया है। और एक पजामे में जिंदगी निकाली जा सकती है, ये वक्त ने समझाया है। इसलिए ये सब सोचते वक्त घमंड के झूले में झूलना मत और इन दिनों को भूलना मत। जब ये कहो कि वो मेरा असिस्टेंट है, मैं उससे हाथ क्यों मिलाऊं। जब ये कहो कि वो मेरा असिस्टेंट है, मैं ये लॉकडाउन के पहले हम सब ऐसा रोज बोलते थे। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमें अब क्या नहीं करना है। जब ये कहो कि वो मेरा असिस्टेंट है, मैं उससे हाथ क्यों मिलाऊं। जब ये कहो कि काम जिसे हो वो मुझे फोन करे, मैं फोन क्यों लगाऊं। जब ये कहो कि मैं तो शाम को बाहर ना निकलूं तो जी ही नहीं लगता है। जब ये कहो कि मैं तो शाम को बाहर नहीं निकलूं तो जी ही नहीं सकता। मुझे तो 5 स्टार होटल का एम्बियंस न हो ना तो फिर यार मैं तो खा पी ही नहीं सकता। जब भी ये कहो वो मेरा असिस्टेंट है, मैं उससे हाथ क्यों मिलाऊं, काम है तो वो फोन करे, मैं क्यों फोन लगाऊं। जब ये कहो कि मैं तो शाम को बाहर न निकलूं तो जी ही नहीं सकता, 5 स्टार होटल का एम्बियंस नहीं हो तो मैं खा पी ही नहीं सकता। मुझसे तो दोपहर में लेटा ही नहीं जाता और इंपोर्टेड गाड़ी ना हो तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता। मुझसे तो दोपहर में लेटा ही नहीं जाता, इंपोर्टेड गाड़ी ना हो तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता, दोपहर में लेटा ही नहीं जाता। जब ये कहो कि मैं तो इतनी फ्लाइट्स में उड़ता हूँ कि एयरपोर्ट मेरा दूसरा घर है। जब ये कहो कि मैं तो इतनी फ्लाइट्स में उड़ता हूँ कि एयरपोर्ट तो मेरा दूसरा घर है। हमारी जिंदगी में तो सफर ही सफर है। जब ये कहो कि यार इतना खर्चा है ना कि पैसा पानी की तरह बहता है,
इतना बिजी हूं कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। जब ये कहो कि यार कि पैसा पानी इतना खर्चा है कि पैसा पानी की तरह बहता है, इतना बिजी हूं कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। पर क्या करें, जरूरी है, पैसा कमाना क्राइम तो नहीं है, सच मजबूरी है, सब कुछ है जिंदगी में, बस टाइम नहीं है। क्या करें, मजबूरी है, पैसा कमाना कोई क्राइम नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में, बस टाइम नहीं है। जब सब ये कहो तो फिर घमंड के झूले में झूलना मत, और इन दिनों को भूलना मत इन दिनों को, इसमें क्या खोया है और क्या पाया है। इन दिनों ने क्या सिखाया इन दिनों ने कि जेब में करोड़ों हैं पर काम नहीं आते। सिखाया इन दिनों ने कि जेब में करोड़ों हैं पर काम नहीं आते। जब तक ऊपर वाला न चाहे कोई परिणाम नहीं आते। जब तक ऊपर वाला न चाहे कोई परिणाम नहीं आते। 10 कमरे भी हो ना बंगले में, हम कहीं जा नहीं पाते। सिखाया इन दिनों ने कि 10 कमरे भी हो ना बंगले में तो हम कहीं जा नहीं पाते हैं, और हवा में उड़ने वाले भी जमीन पर आते हैं। सिखाया इन दिनों ने कि 10 कमरे हो ना बंगले में तो हम कहीं जा नहीं पाते हैं, और हवा में उड़ने वाले भी जमीन पे आते हैं। सिखाया है कि कपड़े जरूरी नहीं, जरूरी बदन है। सिखाया है कि कपड़े जरूरी नहीं, जरूरी बदन है। व्यंजन और पकवान जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ भोजन है। और धन जरूरी नहीं, जरूरी जीवन है। सफर जरूरी नहीं, जरूरी घर है। और जिसे पड़ोस में रहना ही नहीं, सिर्फ पड़ोस में रहना ही नहीं, जरूरी व्यवहार है। कपड़े जरूरी नहीं, जरूरी बदन है। व्यंजन जरूरी नहीं, जरूरी भोजन है। धन जरूरी नहीं, जरूरी जीवन है। सफर जरूरी नहीं, जरूरी घर है। सिर्फ पड़ोस में रहना ही नहीं, जरूरी व्यवहार है। नौकरी जरूरी है पर सबसे जरूरी परिवार है। नौकरी जरूरी है पर सबसे जरूरी परिवार है। जरूरी है कि सफलता पाओ और खुद को भगवान न समझो। सिखाया इन दिनों ने कि जरूरी है सफलता पाओ पर खुद को भगवान न समझो। अरे अब तो इंसान को इंसान समझो। उससे नहीं मिलूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझसे जूनियर है, वो क्या समझता है। उससे नहीं मिलूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझसे जूनियर है, वो क्या समझता है। मेरी क्वालिफिकेशन के आगे वो जीरो है, वो क्या चीज है, वो क्या हीरो है। अरे वो मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पहुंच बहुत भारी है, अरे मंत्रियों से मेरी यारी है, मेरे कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग है, अरे मेरे दोस्तों की लिस्ट बहुत लॉन्ग है। उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझसे जूनियर है, वो क्या समझता है, वो मेरी क्वालिफिकेशन के आगे जीरो है, वो क्या चीज है, वो क्या हीरो है। अरे वो मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पहुंच बहुत भारी है, मंत्रियों से मेरी यारी है, मेरे कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग है, दोस्तों की लिस्ट बहुत लॉन्ग है। IAS IPS पुलिस वाले मेरे घर आते हैं, अरे बड़े बड़े लोग मुझे बुलाते हैं। सब कुछ तो है मेरे पास, उसके पास क्या है, नथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ तो है मेरे पास, उसके पास क्या है, नथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग। जब भी ये सब बोलो, अहंकार में मुंह खोलो, तब स्मृतियों की झोली भर लेना और इन दिनों को याद कर लेना। और इन दिनों को याद करके अपने घमंड और अहंकार को कबूलना मत, इन दिनों को भूलना मत। याद कर लेना कि उस ऊपर वाले से बड़ा कोई नाथ नहीं है, और तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं है। उस ऊपर वाले से बड़ा कोई नाथ नहीं है, तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं है। हमारा अहंकार बढ़ा तो उसने इशारे से टोक दिया, हमारा अहंकार बढ़ा तो उसने इशारे से टोक दिया, एक जुम्बिश से इस दुनिया को रोक दिया। इसलिए जब भी घमंड, अहंकार, दर्प, ईर्ष्या और अभिमान, तब याद कर लेना श्रीमान कि हमें गर्व से फूलना नहीं है, और किसी भी हालत में इन दिनों को भूलना नहीं है। इन दिनों को भूलना नहीं। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम का अंत में इससे बेहतर नहीं कर सकता। बिल्कुल मतलब आप सब सामाजिक विषय पे कविता और ताजा विषय पे कविताएं इन दिनों में देखो। आप कभी भी हम लोग लाइव भी देखते हैं इस तरह की जो करते हुए पूरी की पूरी कविताएं इसी पे फोकस रही लॉकडाउन पे। ये बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी कुछ कहिए आप। प्रदीप बहुत बढ़िया। शैलेश सर, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। प्रदीप जी धन्यवाद आपको कि आपने मेरे इस रूप को आज देखा। और भगवान करे आपको उन्नति करें और इसी तरह से समाज का आप गौरव बढ़ाते जाएं और खूब आपका आपको बरकत दे, ईश्वर बरकत आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्रदीप जी, गणपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत के सभी मेरे दोस्त। आपको बता दूं, मैं आपको बता, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी हमारी सारी पीढ़ी देख रही है। मेरा दुबई से मेरा लड़का राज देख रहा है। अभी ये जो नवविवाहिता हमारी जो शिवानी है, जो बड़ौदा से देख रही है, भावना बेंगलोर से देख रही है, मेरा पुत्र जो अहमदाबाद से देख रहा है। तो प्रदीप जी का तो पूरा परिवार यहीं बैठा है। मतलब आप मतलब पापा जी है, मम्मी जी है वगैरह। और इनकी मम्मी जी की जो जागरूकता है ना शैलेश साहब, कभी आप मिलोगे तो लगेगा उम्र उन पर कोई सवार ही नहीं हुई उम्र। और आज इनके पिताश्री जींस में रहते हैं, टी शर्ट में रहते हैं। और आपको बता दूं, वो कह रहा है कि ये आप बुजुर्ग तो मानो ही मत किसी को। मैं उनको जानता हूँ, मैं मिल चुका हूँ बहुत। मेरी मम्मी उन्हें भाई साहब कहती हैं। बिल्कुल आनंद भाई साहब, वो बिल्कुल सिरोही से है। तो ये रिश्ता जो है बड़ा प्रगाढ़ है। तो आप मेरे उस जमाने के साथी हैं जब मैं बिल्कुल छोटा सा था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, और Thank आपने मेरे इस रूप को जगाने के लिए आपका धन्यवाद कि आपने एक नए शैलेश को आज देखा, एक नए अंदाज में। और मुझे मैं तो खुशी, धन्यवाद प्रदीप जी को दूंगा। प्रदीप जी इतने मक्कम रहे, 17 तारीख का कार्यक्रम जब स्थगित हुआ, दूसरा रहता तो वो कहते जाने दीजिए, ये जी, टेक्निकल जी। प्रॉब्लम आगे भी आएगी। तो इन्होंने कहा नहीं, बड़ा जोर शोर से ये कार्यक्रम करेंगे। और देखो एक बात बताऊं, इनके नेतृत्व में आज जो सूरत की शाखा ने जो विकास किया था, जी, जी, जी। वो कोई हिसाब ही नहीं है। मैं आपको नहीं, बता दूं, इस जीतों के कमिटमेंट के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा। एक आदमी था जो एक पहाड़ी पे चढ़ना चाहता था, रोज उसके सामने आता, चला जाता, सामने आता, चला जाता, सामने आता, चला जाता, एक दिन चढ़ गया पूरा। किसी ने कहा रोज आके तुम क्या करते हो यहाँ के? कुछ नहीं, मैं सिर्फ पहाड़ी को रोज ये कहने के लिए आता था कि भाई तुझे जितना बढ़ना था तू बढ़ चुका, अब बारी मेरी। तो मुसीबत को जितना बढ़ना था बढ़ वाह। ली, बारी तो इंसान की है, इंसान उसको कभी ना कभी तो जीतेगा। तो ये कमिटमेंट रखना चाहिए कि हम सारी मुसीबतों से लड़के भी बाहर निकलेंगे। हमको एक तकनीकी खराबी आई, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमने आज कर दिखाया। हमने मतलब आप लोगों ने आज कर दिखाया, मैं तो सिर्फ एक कलाकार मात्र हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपना संयम रखा, धैर्य रखा, प्रण रखा, प्रतिबद्धता रखी, और ये तमाम चीजें रख के आप लोग अपने साथी सदस्यों के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल ईमानदार रहे कि हमें मुझसे आपको मिलवाना ही है, आप मिलवा पाए। और मैं इस वादे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन भी दिन सामान्य हुआ, मैं सबसे पहले सूरत आगे कार्यक्रम करूंगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल Thank you बिल्कुल very much. बिल्कुल। Thanks to everybody. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू, Thanks बहुत to all शुक्रिया of you, और everybody. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत। यू। Yeah,